नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ के प्रोटेक्शन होते हैं। डुअल मोड प्रोटेक्शन, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड सीपीयू प्रोटेक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डुअल मोड प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर या रिसोर्स अलोकेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई रिसोर्स शेयरेबल बेसिस पे यूज हो रहा है तो वो उसे ठीक से मैनेज कर पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मली हम क्या देखते हैं कि शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायर्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू एंश्योर दैट an incorrect program cannot cause other programs to execute incorrectly। कहीं ऐसा ना हो कि अगर प्रोग्राम अगर शेयरेबल बेसिस पे यूज हो रहा हो तो कोई एरेंट यूजर आकर उसका उस प्रोग्राम का मिसयूज कर ले। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयरेबल रिसोर्सेज को ठीक से कंट्रोल करे, मैनेज करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डायग्राम है डुअल मोड प्रोटेक्शन का कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कि शेयरेबल रिसोर्सेज है या कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होनी चाहिए ताकि कोई एरेंट यूजर उसका मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, और देखिए प्रोटेक्ट ओएस फ्रॉम एरेंट यूजर्स एंड एरेंट यूजर्स फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम डायग्राम को समझेंगे ठीक से। देखिए सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, एक हार्डवेयर मेंटेन करता है और उस हार्डवेयर में 2 मोड बिट सेट होती है। एक होती है यूजर मोड बिट, ठीक, तो यूजर मोड बिट हमेशा यूजर मोड बिट की वैल्यू क्या असाइन होती है 1 और दूसरा होता है कर्नल मोड एंड कर्नल मोड बिट होती है 0। तो हार्डवेयर कैसे समझेगा कि अभी यूजर जो है वो यूजर मोड पे है और कर्नल मोड में है, तो यहाँ पर वो इस बिट से आइडेंटिफाई करेगा कि अब वो कौन से मोड में प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस को। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, मीन्स मैंने कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा, यूजर मोड में। और जैसे ही कुछ ऐसे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो यूजर नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है वो एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब इसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, कर्नल के पास। तो हमारा जो ये इंटरफेस देखिए, ये जो बीच का इंटरफेस है, जो रेड लाइन है, ये क्या है, सिस्टम कॉल इंटरफेस। दिस इज सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए एक यूजर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और जैसे ही एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुआ तो स्विचिंग कहां से 1 से 0 में हुई। इट जनरेट्स अ ट्रैप, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप जनरेट किया और जो मोड बिट है, ठीक है, यहाँ पर मोड बिट 1 थी, अब इस मोड बिट को इसने क्या सेट किया 0 और स्विचिंग कहाँ हुई, यूजर मोड से कर्नल मोड में। अब कर्नल मोड में आपका जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ, अगेन आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल मीन्स अब मोड बिट क्या सेट हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, तो मोड बिट यहाँ पर 0 से 1 शिफ्ट हुई। ओके, तो इस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल मोड और यूजर मोड के बीच में स्विचिंग करता रहता है। ठीक है, कोई भी यूजर हार्डवेयर रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू दीज 2 मोड्स मीन्स अगर यूजर ने कुछ एक्सेस करना चाहा, कुछ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन, तो तुरंत ही एक ट्रैप जनरेट होगा कि कुछ ना कुछ इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है यूजर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से अगर आप समझेंगे तो जैसे स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करने जाते हैं, ठीक है, अकाउंट सेक्शन में फीस सबमिट करने गए तो वो एक काउंटर पे अपनी फीस सबमिट करते हैं। ठीक है, और उन्हें वेट करना होता है कि जो कैशियर है वो फीस सबमिट करने के बाद रिसिप्ट जनरेट करे या फिर जो अमाउंट रिटर्न करना है उसे वो अमाउंट रिटर्न। स्टूडेंट ने फीस सबमिट की तो ऐसा तो नहीं कि वो काउंटर पे नहीं जाकर डायरेक्ट ऑफिस में चला गया और उसने खुद ड्रॉर खोला और खुद से फीस सबमिट की, खुद से रिसिप्ट जनरेट की, नहीं, क्योंकि उसकी
प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस है ये, ठीक है। मीन्स कैशियर जो है, स्टूडेंट का काम है कि वो काउंटर पे फीस सबमिट करे, और कैशियर का काम है, यहाँ पर हम कैशियर को कर्नल बता रहे हैं, तो कैशियर ही जनरेट करेगा फीस की रिसिप्ट, ठीक है। और हम और सिंपल एग्जांपल से समझे तो हम खुद अपना एक पर्सन का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 मोड में काम करता है। एक होता है आपका फैमिली मोड या होम मोड, जब आप घर में रहते हैं तो आप अपने हिसाब से आपको जो करना है, जैसे करना है, जैसे रहना वैसे रहते हैं। बट जैसे ही आप प्रोफेशनल मोड में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो आपका ब्रेन भी प्रोफेशनली एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था आपका यूजर मोड और कर्नल मोड। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। तो इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनपुट आउटपुट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूजर के डायरेक्ट यूज करने से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम परफॉर्मिंग इलीगल इनपुट आउटपुट, सिस्टम डिफाइन ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने का राइट पूरा किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अगर कोई यूजर डायरेक्टली किसी डिवाइस को यूज करना चाहे तो क्या होगा? वो एक इलीगल इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट की जाएगी। एक ट्रैप जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूजर कुछ ना कुछ इलीगल इंस्ट्रक्शन या कोई प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना चाह रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उससे उसे प्रिवेंट करेगा। तो देखिए, हम एग्जांपल से इसे समझते हैं कि सपोज कोई प्रोग्राम यूजर, दिस इज यूजर प्रोग्राम, ठीक, ये यूजर प्रोग्राम है एंड दिस इज कर्नल। मीन्स ये आपका मोड बिट क्या हुई? आप कर्नल की बात करें तो मोड बिट 0 हुई और इन केस ऑफ यूजर प्रोग्राम मोड बिट हुई 1। तो यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और इन बिटवीन प्रोग्राम एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सपोज एन सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुआ तो तुरंत ही क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगी? इट जनरेट्स अ ट्रैप टू मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर मोड बोल रहे हैं, मॉनिटर मतलब कर्नल मोड को हम मॉनिटर मोड बोलते हैं। कर्नल मोड के और भी दूसरे नाम है जैसे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन मोड, सुपरवाइजर मोड, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम के बीच में तो तुरंत कहा मोड बिट क्या होगी? 1 से 0 शिफ्ट होगी। मीन्स यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग होगी और वो पर्टिकुलर उस एन सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो कहाँ रिटर्न करेगा? सेकेंड जो भी है परफॉर्म इनपुट आउटपुट, मीन्स वो सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर रहा है। मीन्स जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज आप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सी प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऊपर में आप हिडन फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, ठीक है। और जैसे ही आप printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? printf स्टेटमेंट, जैसे printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, मीन्स वो कहाँ स्विचिंग हुई? जो आपने लाइब्रेरी इंक्लूड किए, ठीक है, उस लाइब्रेरी से उसने printf का पूरा कोड एग्जीक्यूट किया और रिटर्न किया कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और हम कहाँ डिस्प्ले चाहते हैं? मॉनिटर पे। और मॉनिटर क्या है? हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुआ और आप जो डिस्प्ले करवाना चाहते थे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट हुई जहां पर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है मीन्स। एंड थर्ड स्टेप अगेन रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स में जो इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन है ये मेंटेन होता है। मीन्स यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमने जो डुअल मोड प्रोटेक्शन देखा था वही यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। बस हम इसको किस रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मेमोरी प्रोटेक्शन। तो मेमोरी प्रोटेक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि हम कभी भी प्रोग्राम को जब सेव करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोग्राम का लोकेशन होता है जहां पर प्रोग्राम सेव होता है। एक स्टार्टिंग लोकेशन होता है और फिर प्रोग्राम की क्या साइज है उसके अकॉर्डिंग एंडिंग लोकेशन होता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रजिस्टर्स मेंटेन करता है। अगर हम मेमोरी प्रोटेक्शन को देखें तो ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर 2 रजिस्टर्स ऐड होते हैं। फर्स्ट होता है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या होता है? बेस रजिस्टर स्टोर करता है जो आपका स्टार्टिंग लोकेशन है प्रोग्राम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखिए मेमोरी का एक स्नैपशॉट लिया हुआ है, इसमें जो एड्रेस दिए ये हमने एग्जांपल के लिए छोटे एड्रेस ले लिए समझने के लिए, बट एड्रेस जो है वो 2 की पावर में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही है कौन से पोजीशन से? 100th लोकेशन से।
तो बेस एड्रेस क्या होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर दो रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, एक है आपका बेस रजिस्टर, ठीक है, जो स्टोर करेगा स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर सपोज 100 स्टार्टिंग लोकेशन है, तो बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई 100। एंड सेकेंड रजिस्टर है लिमिट रजिस्टर, ठीक है। तो लिमिट रजिस्टर क्या स्टोर करके रखेगा, लिमिट रजिस्टर स्टोर करके रखेगा साइज ऑफ द प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कितना लंबा है, कितना बड़ा है। सो इट स्टोर्स साइज ऑफ द प्रोग्राम, ओके, साइज ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर साइज देखिए क्या है, 100 लोकेशन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है सेव होना, और वो कहां तक स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 200 लोकेशन तक। इट मीन्स 199 200 लोकेशन प्रोसेस 2 का बेस एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हुई 100, ठीक है। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग, 100 से 199, मीन्स टोटल साइज क्या हुई प्रोग्राम की 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू ने बेस एड्रेस देखा, बेस एड्रेस को उसने कंपेयर किया कि यूजर कौन सी लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है। तो अब इस 100 लोकेशन को वो कंपेयर करेगा। सपोज यूजर एक्सेस करना चाह रहा है 150th लोकेशन, ठीक है। तो वो 150th को कंपेयर करेगा, इज 150 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो यहाँ पर यस, जैसे यस मिला मीन्स ये वैल्यू इससे 100 से बड़ी है। अब वो वैल्यू की लास्ट लिमिट चेक करेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या थी प्रोग्राम की 100, तो बेस प्लस लिमिट, तो बेस क्या था 100 और हमारी लिमिट क्या हो गई 100, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक कम करके हम क्या करेंगे 99, तो बेस प्लस लिमिट काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर 100 प्लस 100 200 हुआ, हमारी लिमिट 100 थी और बेस 100, तो टोटल क्या होगा 200। अब ये चेक करेगा लेस देन 2, क्योंकि 200 तो किसी और प्रोसेस का बेस एड्रेस है, ठीक है। तो केवल चेक करेगा क्या लेस देन, तो यहाँ पर लेस देन चेक हुआ, अगर लेस देन मिला इज 150 इज लेस देन 200 यस, तो वो क्या करेगा उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, ठीक है। बट इन केस सपोज यहाँ पर ये 250 होता, अगर यूजर 250th लोकेशन को एक्सेस करना चाहता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर देखिए बेस एड्रेस को उसने चेक किया, बेस एड्रेस से वैल्यू से बड़ी मिली, ठीक है। देन वो आया यहाँ पर, अब उसने बेस प्लस लिमिट की वैल्यू चेक की, बट यहाँ पर बेस और लिमिट की वैल्यू तो 200 थी, तो 250 इज लेस देन और 200 तो नहीं है, 200 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा ट्रैप जनरेट होगा, ठीक है। ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स यूजर कुछ इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, या फिर वो किसी और यूजर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। तो इस टाइप से हमने मेमोरी को क्या किया, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया कि यूजर केवल अपने प्रोग्राम की मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर ट्रैप जनरेट हुआ मीन्स अगर उसने कोई ऐसा एड्रेस एक्सेस करना चाहा जो बेस से कम है, या ऐसा एड्रेस जो उसके बेस प्लस लिमिट से मीन्स उसके प्रोग्राम की साइज से ज्यादा है, तो ट्रैप जनरेट होगा, ठीक है। मीन्स कई बार ऐसा होता है आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो फैटल एरर जनरेट होती है, आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ब्लू स्क्रीन आती है, ठीक है। तो फैटल एरर जनरेट होती है मीन्स आप कुछ इलीगल एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम वहीं पर फिनिश मतलब शट डाउन हो जाता है, ठीक है, प्रोग्राम को वो वहां पर बाहर निकाल देता है। तो इस टाइप से सीपीयू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं सीपीयू प्रोटेक्शन। तो सीपीयू प्रोटेक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि सीपीयू अपना कंट्रोल किसी और प्रोसेस को हैंडओवर नहीं करता कभी भी, या कोई यूजर प्रोसेस उसका सीपीयू का कंट्रोल लेना चाहे तो वो उसे ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। उससे उस प्रोग्राम को ऐसा करने से प्रिवेंट करेगा। तो देखते हैं, प्रिवेंट यूजर प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन एन infinite loop or not calling system services and never returning control to CPU। मीन्स सीपीयू ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा जो इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट हो। मीन्स वो कुछ टाइम के बाद हर एक प्रोग्राम को प्रीएम्प्ट करता रहेगा ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज करता रहे, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम ऐसा ना हो कि वो सिस्टम को यूज ना करे और वो अपना ही प्रोग्राम जो वो इनफाइनाइट लूप में एग्जीक्यूट करता रहे। इससे क्या होगा कि सीपीयू का जो कंट्रोल है वो जो एरेंट प्रोग्राम है उसके पास चला जाएगा। तो हमेशा सीपीयू क्या करेगा कि हमेशा वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा बट उसका एक टाइम स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। मीन्स कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट ना हो पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, इट यूजेज अ टाइमर इंटरप्ट्स द सीपीयू आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू इंश्योर दैट the
ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स कंट्रोल मीन्स हर कुछ लिमिट के बाद, कुछ नैनो सेकेंड्स के बाद जो टाइमर है वो सीपीयू को अलर्ट देगा कि अब इस प्रोग्राम को इंटरप्ट करके कुछ दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के टाइमर यूज होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल टाइमर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनरली एक फिक्स्ड क्लॉक यूज होती है, फिक्स्ड रेट क्लॉक, और एक काउंटर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटर की कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 या 40, और वो काउंट डाउन करता रहता है। ठीक है, मीन्स हर बार उसकी जो हर क्लॉक में उसकी वैल्यू जो है काउंटर की वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और जैसे ही वो वैल्यू डिक्रीज होकर 0 पे पहुंची, काउंटर की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, सीपीयू क्या करेगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसे इंटरप्ट करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस टाइप से टाइमर की हेल्प से क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो सीपीयू इस टाइप से प्रिवेंट करता है, हर प्रोसेस को वो थोड़ा थोड़ा टाइम देता है एग्जीक्यूशन का, और इस टाइप से उसका जो कंट्रोल है वो मेंटेन करके रखता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोटेक्शन, जिसमें हमने कवर किया डुअल मोड प्रोटेक्शन, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड सीपीयू प्रोटेक्शन। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं, ये भी बताइए कमेंट करके। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।